हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गुप्ता आपके लिए फिर से हाजिर हूँ लेकर टॉप 20 जीएस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी के लिए बेनिफिट होंगे। और इसके साथ में जो आपका क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जो सॉल्यूशन बताया जाता है, एक क्वेश्चन में लगभग आपका 4-5 क्वेश्चन लाइक बनाने के लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन बताया जाता है। तो उस सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए और अपने ज्ञान की क्षमता बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, आप लोग देखिए हमारा कोचिंग सक्सेस कोचिंग सेंटर जो रांची में है, इसका 3 ब्रांच है, मांडर में भी, बेड़ो में भी। और यहाँ पे आर्मी की तैयारी मुफ्त कराई जाती है और साथ में एसएससी जीडी का बैच चल रहा है जो अभी इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। आगे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है? जब वर्षा में, रेन में आपका गैस मिक्स हो जाता है, पोल्यूशन वाला गैस या किसी तरह से उसमें एसिड मिक्स हो जाता है और साथ में रेन के साथ में एसिड नीचे आता है, जिसके वजह से फसलों को नुकसान होता है, भवनों को नुकसान होता है और इंसानों को और मवेशियों को भी नुकसान होता है। उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं, यानी कि एसिड बन जाता है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि इसमें कौन सा गैस जो मिलेगा जो एसिड बनेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 जब रेन के साथ में अभिक्रिया करती है H2O के साथ में, तो ये बनाती क्या है? H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसके वजह से आपका एसिड रेन होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? SO2 सल्फ्यूरिक एसिड। आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका हीमोग्लोबिन को डीऑक्सी करने के लिए जिम्मेवार होता है। और CHO4 जिसको मीथेन कहते हैं, मीथेन किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो मीथेन आपका गोबर गैस जिससे होता है उसके बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? अब हम लोग बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा होता है कि कोई भी पदार्थ, अगर 1 ग्राम का पदार्थ है, एक द्रव्यमान का पदार्थ, एक इकाई का पदार्थ, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए उसमें जो लगने वाला हीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि अगर कोई पदार्थ है उसका अगर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसमें कितना ज्यादा हीट दे कि उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, तो जो हीट लगता है उसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट हीट। तो इसमें सबसे ज्यादा बताओ कि कौन सा, किसी का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है तो किसमें ज्यादा हीट लगेगा? तो उसका आंसर होगा पानी में। जानते हैं कि पानी बहुत जल्दी, बहुत देर से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडा होती है। लोहा में क्या हो, लोहा के जैसे ही थोड़ा सा गर्म मिलेगा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट बढ़। उसी तरह से तांबा है, मरकरी भी उसी तरह से, क्योंकि सब मेटल है। और ये पानी क्या है? पानी आपका बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए पानी में विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। कोई भी दुनिया में पदार्थ में सबसे विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा पानी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WHO। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना किया गया था। जनरली आप कभी भी किसी का संगठन पढ़ते हैं तो इसमें क्या जानना चाहिए? उसका हेडक्वार्टर जानना आपका मस्ट होता है, क्योंकि एग्जाम से हेडक्वार्टर पूछा जरूर जाता है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहां पे है? जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। जो ये स्विट्जरलैंड का शहर है, अधिकतर जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, अधिकतर शहर जो होता है जिनेवा को हेडक्वार्टर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जितने भी संगठन है, बहुत सारे संगठनों का हेडक्वार्टर पाया जाता है। उसी तरह से देखेंगे 1945 में क्या हुआ था? 1945 में यूएन का संगठन, यूएन का यह स्थापना किया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके साथ में आपका विश्व बैंक और IMF को साथ में एक साथ इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि विश्व बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप। उबेर कप का संबंध किससे है? ठीक है, तो उबेर कप का जो अभी हाल ही में उबेर कप हुआ था जिसमें दक्षिण कोरिया विजयी रहा था, तो उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से लिया जाता है। तो महिलाओं के जो विश्व बैडमिंटन चलता है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें महिला भाग लेती है, उसको जो कौन सा बोलते हैं कप? उसको उबेर कप बोला जाता है। ठीक है, और अगर विश्व बैडमिंटन पुरुष होगा, इसका कौन सा कप होगा? इसके लिए होता है थॉमस कप। थॉमस कप होता है इसके लिए। ठीक है, यानी कि विश्व बैडमिंटन पुरुष कप थॉमस कप होता है, जिसमें पिछले साल अभी 2022 का जो विनर था इंडिया रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का विश्व बैडमिंटन महिला कप। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से लिया जाता है या विश्वविद्यालय से था? ठीक है, इसमें कौटिल्य आप लोग सीधा जानते हैं। सबको अगर कहीं भी आप लोग डायलॉग मारना है कि चाणक्य नीति, चाणक्य ने ये कहा था, तो चाणक्य जो है, चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य हुआ करता था और दूसरा नाम विष्णुगुप्ता हुआ करता था। ठीक है, तो चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता था। चाणक्य किस काल से संबंधित था? तो चाणक्य जनरली को संबंधित लिया जाता है, वो मौर्य काल से लिया जाता है। मौर्य काल से चाणक्य संबंध लिया जाता है। और मौर्य काल में हम लोग देखेंगे
कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। आप लोगों को पिछले सेशन में बताए थे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो कांधार क्षेत्र है वहां पे पड़ता है। ठीक है, तो वैशाली क्या है, बिहार में है। नालंदा, पाटलिपुत्र तीनों बिहार में। जो नालंदा का जो विश्वविद्यालय है ये आपका गुप्त काल के टाइम पे श्रीगुप्त के द्वारा बनाया गया था। आपका पाटलिपुत्र और ये सब बाद के सिटी बसाए गए हैं। लेकिन जब तक्षशिला था, जो तक्षशिला सबसे पुराना सिटियों में और सबसे पुराना सबसे विश्वविद्यालय लिया जाएगा, तो इंडिया का या पूरा दुनिया का जो पूरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, यानी कि ऐतिहासिक विवरण यानी कि कोई रचना लिखा होगा। तो बताइए कि इसमें ऑप्शन में देख के आपको क्या लगता है कौन सा रचना होगा। नूरजहां। नूरजहां कौन थी? नूरजहां ये जहांगीर की बीबी थी, इन्होंने कोई रचना नहीं लिखा। रजिया सुल्तान कौन थी? ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली सल्तनत में आई थी। गुलबदन बेगम ये कौन है? ये आपका हुमायूं की बहन है, हुमायूं की बहन या बाबर की बेटी, ये हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, जिन्होंने एक रचना किया था हुमायूं नामा से, हुमायूं नामा से रचना किया था। और यही हुमायूं नामा आपका मुगल काल, उस टाइम का जो मुगल काल था कि हुमायूं के टाइम पे क्या होता है, बाबर के समय में क्या हुआ, उसके बारे में संपूर्ण इतिहास ने अपनी रचना हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने लिखा था। जहांआरा कौन थी? जहांआरा औरंगजेब की बड़ी बहन या शाहजहां की बेटी थी जहांआरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ग, गुलबदन बेगम। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इससे पहले गांधी जी भारत में कब आए थे? 1915 में। 1915 में जब भारत आए तो गांधी जी ने लगभग 1 साल तक भारत का भ्रमण किया 1916 में, और 1917 में जाके आपका पहला चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और उस चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे ही आपका 1917 में भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम कहां पे है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में। और यहां पे साबरमती आश्रम में अपना कुटिया बनाते हैं और पूरा संपूर्ण जीवन इसी आश्रम में बिताते हैं। और ये अहमदाबाद में साबरमती एक नदी है, और इसी के नाम पे साबरमती आश्रम पड़ा था, नदी के नाम पे ही आश्रम का नाम पड़ा है, इसलिए यह अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ पे 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो रियासत क्या होता था कि जैसे कोई भी अंग्रेज के टाइम में भारत क्या हुआ था, भारत बहुत सारा राजाओं से बना हुआ है, राजाओं से, प्रिंसली स्टेट से। जैसे आप लोग सकते हैं जूनागढ़, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, मेवाड़, मेवात, इस टाइप से जितने भी राजा होते हैं, हैदराबाद, मद्रास प्रेसिडेंटी, त्रावणकोर, इस सबसे बहुत सारा राजा होता है। हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर, पुदुकोई, अगर इसमें हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये भारत का है, भारत में यहाँ प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए हैदराबाद, ये हैदराबाद का जो क्षेत्रफल था ये सबसे बड़ा था। और अगर प्रिंसली स्टेट में देखें तो हैदराबाद का जो है प्रिंसली स्टेट सबसे बड़ा होता है। बाद में जिसको स्वतंत्रता के बाद में भी हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए, प्रिंसली स्टेट को मिलाने के लिए बहुत ज्यादा समस्या आई थी और बहुत मेहनत करना पड़ा था सरदार पटेल को इसके लिए। तो हैदराबाद सबसे बड़ी हो जाती है। उसी तरह से मैसूर छोटा है, नीचे आपका केरल में त्रावणकोर मिल जाएगा, कोची मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसके बीच को सीमा रेखा क्या है? जैसे आप लोग देख सकते हैं उत्तर कोरिया ऊपर मैप में है और नीचे है दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को पहले एक कोरिया साम्राज्य का ही पार्ट हुआ करते थे। बाद में कुछ समय बाद में दोनों के बीच में आपसी युद्ध होता है और सिविल वार के बाद में डिसाइड होता है कि इन लोगों को बांटा जाए। और जो बांटता है लाइन वो अक्षांश के द्वारा बांटा जाता है। एक जो अक्षांश जाती है 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री या 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा, उस जैसे अक्षांश को बांटता है। समानांतर रेखा एक अक्षांश रेखा का ही भाग होता है और इस बांटा जाता है। ये कौन सी बांटा जाता है? आपकी 38वीं समानांतर रेखा के मदद से बांटी जाती है। आप लोग बताएंगे 49वीं समानांतर रेखा किसको बांटती है? 49वीं समानांतर रेखा आपका यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है। यूएसए प्लस कनाडा के बाउंड्री जो बनाती है वो 49वीं समानांतर रेखा से बनाती है। उसी तरह से 17वीं समानांतर रेखा कहां से जाती है? ये किसको बांटती है? जब आपका वियतनाम में वार हुआ था, यूएसए वियतनाम में, तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो जो उसको बांटने का जो रेखा था वो 17वीं समानांतर रेखा से बांटा जाता है, यानी कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अब रेड क्लिफ, ये आप लोगों को सबको पता होगा। रेड क्लिफ कौन सा रेखा है? ये भारत पाकिस्तान को बांटती है। जो एक टाइम पे पाकिस्तान 2 जगह पे था, इंडिया, अभी जो पाकिस्तान वर्तमान में जो बांग्लादेश देखते हैं वो भारत और
पाकिस्तान कहीं भाग था। बाद में क्या होता है, पाकिस्तान बनता है 1971 में, बांग्लादेश बनाया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान जब बनता है 1948 में, तो उस टाइम 1947 में, तो उस टाइम रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ, जिनको काम दिया जाता है कि भारत को और पाकिस्तान का सीमा बनाइए, उन्होंने जो रेखा बनाई थी उन्हीं को रेड क्लिफ कहा जाता है। यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1955 में कौन सा बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? ठीक है, तो ये कौन सा बैंक था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था? यानी सीधा पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक इंडिया का पुराना नाम क्या था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कब चेंज हुआ था? ये 1955 में स्टेट बैंक नया बनाया गया। यानी कि इंपीरियल ये गुलामी का प्रतीक होता है, जो अंग्रेजों को दिया हुआ नाम था, इसी को बाद में चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। जैसे जान रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारा आज के टाइम पे भारत का सबसे बड़ा बैंक को है तो स्टेट ऑफ इंडिया है। अगर इन तीनों को बात करें तो जब सबसे पहला जो था, अगर हमारा क्या होता है, पहला बंगाल प्रेसिडेंसी, इंडिया में जो प्रेसिडेंसी पहला बनाया गया था तो बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो एक प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए कोई बैंक की जरूरत पड़ती थी, तो पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल। फिर दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया गया तो बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर तीसरा क्या होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया गया तो मद्रास प्रेसिडेंसी। ये तीनों को मिला के 1921 में अंग्रेजों के द्वारा ही एक अधिनियम लाके बाद में इंपीरियल बैंक बनाया गया। यानी अगर तरह से देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आधार है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास है। ये तीनों बैंक को जोड़ा गया और इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में। और 1921 से 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हमारा बैंक चलता रहा। और बाद में 1955 में हमारा सरकार के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो कुल बंदरगाह की संख्या यानी कुल मुख्य बंदरगाह, वैसे बंदरगाह तो भारत में लगभग 100 या 150-200 की बंदरगाह पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य है, जैसे भारत सरकार के द्वारा मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया। जैसे पोर्ट में क्या होता है, बंदरगाह दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। ठीक है, तो जो मेजर पोर्ट जो दर्जा दिया गया है वो उसकी संख्या वर्तमान में 13 है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 13 पोर्ट का नाम, पहला कांडला जो गुजरात में है, मुंबई पोर्ट JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। क्या है कि जब मुंबई पे ज्यादा लोड पड़ जाता है तो उसके जगह पे मुंबई को लोड को भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बाद में बनाया गया। उसी तरह से मार्मा गोवा, ये गोवा में है। फिर न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक का पोर्ट है। कोचीन केरल का पोर्ट, तुतीकोरिन चेन्नई, एन्नौर, ये तीनों आपका तमिलनाडु में पड़ता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, पारादीप उड़ीसा का, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल का, और एक और पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर। ये टोटल 13 पोर्ट है और 13 पोर्ट को मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका का संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो जैसे ही जानेंगे न्यायपालिका जो है संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, तो जो न्यायपालिका यानी कहने का मतलब है संविधान में, न्यायपालिका में अगर देखा जाए कि कोई भी न्यायपालिका में संविधान का संरक्षण करता है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है? संविधान का रक्षक, यानी प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रक्षा करता है? अगर मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पे कानून बनाया जाता है जिसमें न्यायपालिका को खतरा हो, या भारत की जनता को खतरा हो, या उनके अधिकार को खतरा हो, या संविधान को खतरा हो, तो उन्हीं को समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उससे जो समीक्षा करता है उसको बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा अगर भारत के संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं है, अगर परफेक्टली मेंशन नहीं है, ये कुछ संविधान से उठाया गया है, जैसे संविधान के कुछ आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 143 हो गया, इस टाइप से बहुत सारे आर्टिकल है, उसी तरह से मिक्स करके निकाला जाता है। न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है भारत में? ये आपका यूएसए के संविधान से बोरो किया गया है। यूएसए के संविधान में न्यायिक समीक्षा जिस तरह से भाग लेता है, जिस तरह से कार्य करता है, उसी तरह से न्यायिक समीक्षा कार्य हमारा इंडिया के संविधान में भी करता है, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? सर स्टेफन पीट क्रिप्स। ये कौन थे? ये आपका क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, वो उनके प्रमुख थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही हमारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, इसी के टाइम पे भारत को आज़ादी मिलती है। भारत को जो आज़ादी होता है इन्हीं के टाइम पे मिलता है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, ये भारत में जाते जाते जो अंग्रेजों ने हमारे साथ कुकर्म किया है
यानी कि भारत का विभाजन कर दिया। तो भारत का विभाजन करने का जो मेन प्लान था, जो मेन योजनाकार थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। यानी कि भारत का विभाजन भी इन्होंने ही किया था, भारत पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग को गवर्नर जनरल चाहिए होता है। राष्ट्रपति का टर्म कब आता है? गवर्नर जनरल को ही बाद में राष्ट्रपति में प्रमोट कर दिया, जब संविधान लागू होता है तब राष्ट्रपति बनाया था। तो राष्ट्रपति बनाने से पहले तक जो हमारे गवर्नर जनरल थे भारतीय, वो सी राजगोपालाचारी थे। अब ये बताइए सर क्लेमेंट एटली कौन थे? तो जब स्वतंत्रता हो रही थी, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, जिनके ऑर्डर पे हमारा गुलामी को खत्म किया जा रहा है, गुलामी चलाया जा रहा था, वो सर क्लेमेंट एटली थे, यानी कि ब्रिटिश पीएम, यूके का पीएम था उस टाइम का, समकालीन पीएम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि इसका आंसर होगा NH 118। ठीक है, NH 118 की लंबाई सिर्फ 5 किलोमीटर है। ये कहां पे है? ये आपका झारखंड में जमशेदपुर में, जमशेदपुर के एक जगह है, जमशेदपुर से आशाबनी नाम का जगह है, वहां पे 5 किलोमीटर लेंथ में पाई जाती है, जो भारत की सबसे छोटी क्या बोलते हैं राजमार्ग है। उसी तरह से एक और छोटी राजमार्ग है 5 किलोमीटर की, NH 548, जो महाराष्ट्र में है। लगभग दोनों की हाइट, दोनों का लेंथ सेम है। तो भारत की छोटी राजमार्ग 118 है। जैसे, और अगर NH 44 का बात करें, NH 44 क्या है? ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है, या सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। कहां से है ये आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कितना इसका लेंथ है? इसका लेंथ लगभग 4100 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 4000 किलोमीटर इसका लेंथ है। उसी तरह से NH 19 कहां पे है? NH 19 भारत के दो मुख्य शहरों दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। दिल्ली टू कोलकाता को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है उसको NH 19 कहते हैं। और NH 48 क्या है? ये आपको दिल्ली टू चेन्नई जोड़ती है, ये आपका NH 48 है। अब हम लोग को ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर जैसे ये नाम है NH 118, NH 44, NH 19, NH 48, ये नाम कैसे पड़ता है? किसको हम NH 48 बोलेंगे, किसको 118 बोलेंगे? नाम कैसे दिया जाए? अगर नाम कैसे दिया जाता है इसके बारे में जानना है। जैसे देखिए ये NH 44 है, आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक NH 44 पाया जाता है, जो भारत की सबसे लंबी लाइन है, लगभग 4000 किलोमीटर का। उसी तरह से आप देख सकते हैं NH 18 चाहे NH, आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे NH 44 है, इधर से जो लाइन जा रही है NH 52 है, इधर के जो जा रही है ये NH 19 है, इधर जा रही है 27 है। तो अगर भारत में देखा जाए तो हम बता रहे हैं जैसे कि अब देखिए, अब इसका नंबरिंग देखते हैं। अगर कोई भी लाइन अगर नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है तो वो लाइन का जो नंबर होगा वो इवेन में होगा। अगर नॉर्थ टू साउथ अगर लाइन मूव कर रही है तो वो नंबर इवेन पे होगा। जैसे ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, ये 44 हो गया। ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, 30 है, 30 हो गया। इसी तरह से ये 48 हो गया। इसी तरह से ये 52 हो गया। ये मतलब नॉर्थ टू साउथ वाले इसका नंबर इवेन होता है। अगर ईस्ट टू वेस्ट का मूव करें, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, तो इनका जो होता है जो ईस्ट टू वेस्ट होगा, यानी कि नॉर्थ टू साउथ वाले क्या होंगे? नॉर्थ टू साउथ वाले इवेन होंगे। और ईस्ट टू वेस्ट वाले क्या होंगे? ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट टू ईस्ट वाले में इसका जो होगा इसको ऑड नंबर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे अभी देखें यहाँ पे इवेन ऑड तो हो गया, 44 इवेन हो गया, ये ऑड हो गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि 118 3 अंक वाले भी होते हैं। जो 3 अंक वाले होते हैं, जो 3 डिजिट वाले होते हैं, वो 3 डिजिट वाले किस तरह से हाईवे होते हैं? जो 3 डिजिट वाले हैं वो स्मॉल हाईवे होते हैं। जो छोटे हाईवे जिसका लेंथ लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास होता है, उनको हम लोग 3 डिजिट वाले हाईवे को 3 डिजिट से, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ वाले हाईवे को 3 डिजिट से नोट करते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ वाले को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इसकी जानकारी आपको थी कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर, जैसे भी आपको नाभिकीय वर्ड दिखे, जैसे भी नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर वर्ड दिखे, तो आप सीधा मारिएगा यूरेनियम। वहां से नाभिकीय से यूरेनियम ही आता है। हमारा यूरेनियम जो होता है, नाभिकीय बम हो गया, परमाणु बम हो गया, वो किसका है? यूरेनियम का है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। यही 92 जब अभिक्रिया करती है तो 92 96 में और 90 में टूट के आपका एक छोटे छोटे उनका पार्टिकल का क्या बोलते हैं, परमाणु स्तर पे विखंडन होता है, यानी परमाणु संख्या ही टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है। और यही हाई एनर्जी रिएक्टर के लिए काम आती है। जो बोला जाता है कि एक जितना हम लोग 1 किलो अगर यूरेनियम जलाएंगे तो लगभग सालों तक हम लोग को एनर्जी मिलती रहेगी। यानी कि यह परमाणु स्तर पर टूटता है। और पता है कि आपको जो परमाणु का जो फोर्स होता है, न्यूक्लियस फोर्स होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
और यही इसलिए इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, अब यूरेनियम के जैसे ही भी और सी बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इस टाइप से ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, ये भी न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पन्न कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस प्रकाश का रंग किस प्रकाश का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में तो प्रभावशाली पूछ रहा है, यहां पे देखिए प्रभावशाली, यानी प्रभावशाली क्या है, मजबूती, किसका रंग का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो रंग का ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, पढ़ेंगे, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका रंग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो वेवलेंथ जिसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसमें तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होगा, हरा होगा, पीला होगा, नीला होगा कि लाल होगा, इसका आंसर होगा लाल होगा। क्यों लाल होगा, क्योंकि अगर आप लोग सीरीज जानते होंगे तो सीरीज में क्या है, वीप गयोर, यानी कि ये सीरीज जहां बढ़ते हुए ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहां जिसका अगर ये सीक्वेंस में इसलिए बनाया गया है कि जितना दो इधर मूव करेंगे वैसी वेवलेंथ बढ़ते जाएगी, उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, यानी कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेड का प्रभावशाली प्रकाश पड़ता है। कोई भी देखेंगे सिग्नल में या निशान के लिए रेड लगाया जाता है, क्योंकि दूर से दिखे। क्यों दिखे, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जो वेवलेंथ ज्यादा होने से इसका जो प्रकीर्णन होता है, जिसका फैलाव होता है, बहुत कम पाया जाता है, इसलिए रेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लाल होगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग, यदि आप गोलकुंडा जिला देखना चाहते हैं, गोलकुंडा किला देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार। तो आपका गोलकुंडा का किला कहां पे है, तो गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद। अब बताइए हैदराबाद कहां पे है, कौन सा स्टेट में, हैदराबाद आपका तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना में आपका इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब गोलकुंडा किला के बारे में अगर इतिहास देखें तो गोलकुंडा कब बनाया गया था, गोलकुंडा आपका 13वीं सदी में बनाया गया था, 11वीं से 12वीं सदी के बीच में गोलकुंडा किला को बनाया गया था। 13वीं सदी में 13वीं सदी में इसका गोलकुंडा को निर्माण किया गया था। और निर्माण करने वाला कौन था, तो काकतीय साम्राज्य के जो शासक थे, काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। इसका नाम क्या था, शासक का नाम था गणपति देव, गणपति देव, गणपति देव के द्वारा 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा जगह पर हैदराबाद के पास गोलकुंडा किला का निर्माण किया गया था। यह किला बहुत ज्यादा सुरक्षित है। बाद में बहमनी साम्राज्य आए, चाहे कुतुबशाही साम्राज्य आए, चाहे हैदराबाद के निजाम आए, इन्होंने अपना राजधानी गोलकुंडा किला में ही बसाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं आप लोग को। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कोई चीज, कोई पदार्थ या कोई वस्तु या कोई चीज या पेंटिंग या खाने का पीने का कोई भी सामान अगर कोई क्षेत्र के लिए, उसी क्षेत्र के लिए फेमस हो और उसी क्षेत्र के लिए नाम से जाना जाता है, तो हम लोग उसको जीआई टैग का नाम दर्जा दे दिया जाता है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला कहां पे जाना जाता है, बंगाली रसगुल्ला। उसी तरह से जो केसर है, केसर कहां जाना जाता है, तो कश्मीर का केसर। तो कश्मीर का जो केसर है, केसर को कश्मीर का टैग पहले से दिया गया था, लेकिन कश्मीर में भी एक स्पेसिफिक जिला में होता है, वो नाम है, जिला का नाम किसतवाड़ जिला। तो किसतवाड़ जिला में केसर को उगाया जाता है और वही स्पेसिफिक जगह में पैदा होता है जनरली, इसलिए किसतवाड़ जिले को अलग से जीआई टैग मिला है। केसर की अगर खेती की है तो केसर की खेती कहां पे होती है, तो केसर की खेती करेवा नामक मिट्टी में होती है। तो करेवा मिट्टी कैसे होती है, अगर कोई पहाड़ों में झील जम जाता है तो एक तरह से धुलधुली और भुरभुरी मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको करेवा बोलते हैं। ये विशेष प्रकार की मिट्टी होता है और वहीं पे जनरली केसर का खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में घोल मछली को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया। घोषित कैसे होगा, किस मछली को, घोल मछली को स्टेट राज्य घोषित किया गया। तो हाल ही में क्या होता है, फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन का, फिशरीज संगठन का एक मीटिंग होता है और मीटिंग में जो घोल मछली है, जिसका रेट भारत क्या बोलते हैं, रेट मार्केट में बहुत ज्यादा, लगभग 5000 किलो मिलता है इसका, इस मछली का जो गुजरात के राज्य में, गुजरात राज्य ने इसको अपना राजकीय मछली बनाया। जैसे आप न्यूज में देख सकते हैं, जागरण का न्यूज है कि गुजरात राज्य की मछली बनी घोल फिश, और कीमत इसका कितना है, इसका कीमत इतना ज्यादा है कि इससे पूरा विदेश शेयर कर सकते हैं। तो ये गुजरात की मछली बनी, राज्य की मछली। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में गुजरात अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है, यानी कौन करेगा। इसका जो आंसर है दक्षिण अफ्रीका,
जो अंडर 19 का जो क्रिकेट कप होगा वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा अगले साल। ठीक है, तो आपको कैसा लगा और आप कितना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कितना सही किए आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।